मेरी मौसी बहुत खूबसूरत और जवान थीं। वह अक्सर घर पर अकेली रहती थीं और मुझे अपने पास बुला लिया करती थीं। मैं भी खुश होकर मौसी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताता। एक दिन मौसी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी बिना किसी देरी के मौसी के घर चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मौसी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थीं। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं हैरान रह गया। मौसी वाकई बहुत सुंदर लग रही थीं। उनकी खूबसूरती देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह शादीशुदा हैं। उस वक्त मैं अपने मौसा के घर ठहरा हुआ था क्योंकि मम्मी पापा विदेश जा रहे थे। इससे पहले जब छोटे मौसा मम्मी पापा से मिलने आए थे तो उन्होंने पापा से कहा कि आरो को हमारे घर छोड़ दीजिए। पापा ने पहले मना किया क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था और अपना ख्याल खुद रख सकता था। लेकिन मौसा मौसी ने पापा को मना लिया और मैं उनके घर आ गया। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसी मोनिका की शादी मेरे मौसा से लगभग 10 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मौसी की खूबसूरती और शालीनता ने हमेशा मुझे प्रभावित किया। उनकी आवाज़ धीमी और लहजा बहुत नरम था। मौसा और मौसी की जोड़ी बहुत आदर्श मानी जाती थी, लेकिन उन्हें अभी तक औलाद नहीं हुई थी। दोनों ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। मौसा और मौसी में बहुत प्यार था और मुझे लगता था कि उनका रिश्ता काफी मजबूत था। शादी के बाद मौसी का व्यक्तित्व और निखर गया था। उनकी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी। उस दिन जब मौसी घर की सफाई कर रही थीं और मैं टीवी देख रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, आरो बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मौसी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मौसी ने हल्के से सिर हिलाया और झुककर मेज को साफ करने लगीं। लेकिन मौसी का ऐसा देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मौसी के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। रात के खाने पर मौसा ने मौसी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर यह सफर लंबा होता तो वह मौसी को भी साथ ले जाते, लेकिन इस बार मैंने मौसी के पास रहने की वजह से उन्हें अकेले जाना मुनासिब समझा। इन 2 दिनों में मैंने मौसी की आदतों और दिनचर्या को ध्यान से देखा था। वह चाय की बहुत शौकीन थीं और हमेशा चाय में ज्यादा दूध डालती थीं, जबकि मुझे डिब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। हमारी बातचीत का अंदाज मजाकिया और हल्का फुल्का था, लेकिन मेरे कुछ शब्द बहुत ही आपत्तिजनक थे। मौसी, जो पास ही थीं, मेरी बातें सुनकर चौंक गईं। उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन तेज म्यूजिक की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। मौसी थोड़ी देर मेरी बातें सुनती रहीं और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकला तो मौसी को बताने उनके कमरे की तरफ गया। उस वक्त मेरे मन में कुछ खास नहीं था। वापस आकर मैं अपने कमरे में बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय चाहिए मौसी। मौसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ और बना देती हूँ। ये कहकर वह बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन के फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बेहद पसंद आया। मैंने पास जाकर उसे ध्यान से देखा और फिर तोड़ लिया। मौसी की आवाज गैलरी में गूंजी, आरो, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। थोड़ी देर में मौसी हाथ में ट्रे लेकर बाहर आईं। उसमें 2 कप चाय रखी हुई थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद अपने लिए लिया। उसी वक्त मैंने वह फूल जो मेरे हाथ में था मौसी की ओर बढ़ा दिया। मौसी ने मुस्कुराते हुए फूल मेरे हाथ से लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। उस वक्त उनकी मुस्कान ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सोच और मेरी हरकतें बचकानी थीं। उनकी यह सरलता और प्यारा अंदाज मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गया। मैंने मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी, आपको बोरियत नहीं होती? आप सारा दिन घर में ही रहती हैं। मैं तो बोर हो गया हूं। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आरो, मैं तो हमेशा तुम्हारे मौसा के साथ ही बाहर जाती हूँ। उनके बिना कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और देखने लगा। मौसी भी पास आकर बैठ गईं
और मूवी देखने लगीं। जब उन्होंने देखा कि यह वही मूवी है जिसके डायलॉग दोपहर में मैंने गेम खेलते वक्त दोहराए थे, तो उन्होंने हैरानी से कहा, अच्छा, तो ये सब बातें तुमने यहीं से सीखी हैं? बेटा, ये तो बहुत गंदी बात है। तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मौसी ने फिर कहा, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि तुम पर नजर रखें। लगता है तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाई और शर्मिंदा होकर कहा, मौसी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर क्या करूं, सारे लड़के ऐसी मूवी देखते हैं। कभी कभी जवाब देना पड़ता है तो इस तरह की बातें मुंह से निकल जाती हैं। मेरी बात सुनकर मौसी हंस पड़ी और बोली, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि लड़के ऐसे मजाक करते हैं। अच्छा, चलो अब कोई और मूवी लगाओ, ये तो बकवास है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने मौसी से पूछा, तो मौसी, कौन सी मूवी लगाऊं? मौसी ने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने उनके लिए एक इंडियन मूवी लगा दी। मौसी मूवी देखने लगी और मैं चोरी छिपे मौसी को देखने लगा। तभी मौसी ने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रख ली और सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गईं। मैंने भी उनकी नकल करते हुए अपनी एक टांग दूसरी पर रख ली। मुझे लगा कि मौसी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है, क्योंकि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी मौसी की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन बदली। मैंने भी उन्हें देखकर अपनी पोजीशन बदल ली। मौसी हंस पड़ी और बोली, आरो, तुम मेरी नकल कर रहे हो। मौसी की हंसी सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उनका यह हल्का फुल्का मजाक मेरे दिन का सबसे अच्छा पल बन गया। मैंने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया तो मौसी ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। मौसी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं, न किसी से डांट खाई है, न किसी ने जूते मारे। ऊपर से आप बहुत बोरिंग हो। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर हल्की सी शिकन आई। उन्होंने कहा, आरो, क्या मैं सच में बोरिंग हूं? मैंने मजाक में जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन अकेले रहकर मेरा क्या होगा, ये सोचकर डर लगता है। मौसी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूं। वह मुझे अब भी मासूम और शरारती बच्चा समझ रही थीं, और ये मेरे लिए फायदेमंद था। शायद इन्हीं फिजूल बातों के चलते मौसी और मैं अच्छे दोस्त बन गए। रात करीब 11 बजे मौसी के मोबाइल पर मौसा का फोन आया। वह फोन उठाकर अपने कमरे में चली गईं। मैंने कुछ देर मूवी देखी और फिर टीवी बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मौसी के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी, आपको बहुत मिस कर रही हूं, पता नहीं ये दिन कैसे कटेंगे। दूसरी तरफ से क्या कहा गया ये तो नहीं पता, लेकिन मौसी की यह बात मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया। फ्रेश होकर मैं किचन में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मौसी अभी सो रही होंगी। उनके कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। मैंने खुद के लिए चाय बनाई, स्लाइस गर्म किए और मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद मौसी के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोली, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है? चलिए, आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूं। मौसी हंस पड़ी और बोली, तुम और नाश्ता? क्या बात है? मैंने कहा, पहले आप फ्रेश हो आइए, फिर देखते हैं। मौसी मुस्कुराई, सिर हिलाया और दोबारा अपने कमरे में चली गईं। मैंने आवाज लगाई, मौसी, आपको नाश्ते में क्या पसंद है? मौसी ने हंसते हुए कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खा लूंगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, और फिर किचन की तरफ मुड़ गया। मैं किचन में नाश्ता बनाकर लौटा और मौसी को आवाज दी। मौसी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने कहा, मौसी, आपका नाश्ता तैयार है। ट्रे को उनके सामने रख दिया। मौसी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और प्यार से मेरे बालों को बिगाड़ दिया। मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा, मौसी, आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। मौसी ने हंसते हुए मेरे गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा और कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मौसी ने नाश्ता खत्म किया और मुस्कुराते हुए बोली,
आरो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो, आज से हम पक्की दोस्ती करते हैं। बहुत दिनों बाद इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने नकली गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं मौसी? मौसी ने मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले। आज से पक्की दोस्ती करते हैं। मैंने गाल मलते हुए कहा, यार, आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती हैं। मौसी हंस पड़ी और फिर दोनों हाथ मेरे कानों की तरफ बढ़ाए। मैं भागने लगा। मौसी हंसते हुए मेरे पीछे भागी और बोली, रुको, तुम्हें मार लगाती हूं। मैं भागते भागते रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। मौसी हंसते हुए पास आई और अचानक मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली। मैंने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेदर्द हैं। मौसी ने हंसते हुए मुझे देखा, जहां चुटकी काटी थी वहां प्यार से सहलाया और कहा, सॉरी यार। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चेंज करके आती हूं, मार्केट से वह सामान ले आना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूं, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मजे हो जाएं। मौसी ने मुस्कुराते हुए मेरी कमर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आरो, थोड़ी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से पूछा, शर्म किस बात की मौसी? मौसी बोली, अपनी इन तूफानी हरकतों से। मैंने हंसकर जवाब दिया, यार, जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। आरो ने मजाक करते हुए कहा। मौसी को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर अपने पांव से चप्पल उतारते हुए बोली, थोड़ी सी तो शर्म करो, आरो। आरो हंसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ समय बाद मौसी भी बाहर आ गईं। जब मौसी बाहर आईं तो आरो की नजरें उन्हें देखे बिना नहीं रह पाईं। मौसी सफेद रंग की कमीज और जीन्स में काफी आकर्षक लग रही थीं। आरो ने मजाक करते हुए कहा, मैं, क्या इरादा है? मौसी ने पहले अपने कपड़े देखे, फिर आरो को हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? आरो ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपके दीवाने इस शहर में 1000 होंगे, लेकिन इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मौसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, ठीक कह रहे हो। आरो ने कहा, जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखेंगे। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, आरो, थोड़ी शर्म करो, मैं तुम्हारी मौसी हूं। आरो ने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौसी। तो मौसी हंस पड़ी। फिर वह पास बैठते हुए बोली, तुम फ्लर्ट करना नहीं छोड़ोगे ना? आरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं मौसी। मौसी ने हंसते हुए कहा, माफ करना यार। और थोड़ी देर बाद मौसी ने पूछा, सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आरो ने जवाब दिया, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या, अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अच्छी लगती हूं तुम्हें? आरो ने फिर अपने सिर को थोड़ा झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज्यादा मौसी। मौसी ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। फिर अचानक कहा, आरो, दूध ले आओ, खत्म हो गया है। आरो ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चला गया। वापस आकर उसने दूध के बर्तन को फ्रीजर में रखा और मौसी को बताने के लिए उनके कमरे में गया। लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह पागल कर देने के लिए काफी था। मौसी शायद नहाकर बाहर आई थीं। ये वक्त आरो के लिए बेहद कठिन था और वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। वह पलटने ही वाला था जब मौसी ने आवाज दी, दूध ले आए हो? आरो की आवाज जैसे रुक सी गई थी। उसने सिर हिलाया और मौसी धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसने आरो के चेहरे के नीचे हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ आरो? आरो ने सिर उठाया और मौसी की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मौसी। मौसी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और बोली, सच सच बताओ, क्या मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना सही है? आरो ने सिर हिलाया और फिर सिर झुकाकर कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं तो आप गलत हैं मौसी। आपका जिस्म आपका प्यार जताने का तरीका हो सकता है, लेकिन यही सब कुछ सही नहीं है। मौसी ने गहरी सांस ली और उसे देखा जैसे वह पूरी तरह से दीवाना हो। आरो ने फिर सिर उठाया और कहा, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि आप मुझे अपनाएं और फिर अचानक मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें।
मौसी के लिए यह एक बड़ा फैसला था। फिर वह बेड पर बैठ गई और कहा, आओ मेरे पास बैठो। आरो धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गया। मौसी ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ पर रखा। आरो, जो भी मिल जाए उसका शुक्र करना चाहिए, वह बोली। आरो को यह समझ में आ गया कि मौसी के मन में क्या चल रहा था और उसने खुद को कमरे से बाहर खींच लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि मौसी अंदर रो रही हैं। उनकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। वह दरवाजे के पास गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकियां फिर से सुनाई देने लगीं। आरो ने फिर पूछा, मौसी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज आई, आरो, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, प्लीज तुम अपने कमरे में चले जाओ। आरो ने कहा, ठीक है, अगर आप ठीक हैं तो बताइए। मौसी ने कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन आरो को अब भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मौसी भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने मौसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके मामा को वापस बुला लिया। मौसी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने और मौसी के घर में गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों का यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या पत्नी को अकेले छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर यह गलती इंसान कर बैठता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों से गुजारिश है कि वह अपनी बहन या पत्नी को किसी के भरोसे पर छोड़कर न जाएं। जब मैं घर वापस लौट आया तो मुझे लगा कि जैसे कुछ अनकहा और अधूरा सा रह गया हो। मेरी जिंदगी में जो बदलाव आए थे वे केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि अंदरूनी भी थे। मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्तों का असली मोल समय और समझदारी में है। मौसी और मैं एक दूसरे से ज्यादा करीब हो गए थे, लेकिन इस करीबी में एक सीमा बनी रहनी चाहिए थी। एक दिन जब मैंने मौसी से बात की तो उसकी आंखों में एक नई तरह की शांति थी। वह अब पहले जैसी तन्हाई का शिकार नहीं थी और मुझे लगा कि वह अब अपने जीवन में सच्ची खुशियों की तलाश में है। मैंने मौसी से कहा, आप अब खुश रहना डिजर्व करती हैं मौसी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी समझ थी जो उसने मुझे कभी दिखाई नहीं थी। उसने कहा, हर रिश्ते में एक सफर होता है आरो। मैंने अपनी गलती को समझा और अब खुद को प्यार और सम्मान देना सीख लिया है। तुमसे भी एक बात कहनी थी, हम सब अपने जीवन में कुछ खोते हैं, लेकिन उसे वापस पाने का रास्ता तब मिलता है जब हम अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। ये शब्द मेरे दिल को छू गए और मुझे समझ में आया कि हर रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि आत्म आदर और समझदारी भी जरूरी होती है। मौसी ने मुझे वह सिखाया जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सच्ची मित्रता, परिवार और एक दूसरे के दर्द को समझने की प्रक्रिया भी होती है। मैं और मौसी अब बेहतर रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे, जहां एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान था। मैंने अपनी माँ बाप से एक वादा किया कि मैं कभी भी रिश्तों की अहमियत को कम नहीं करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि किस तरह परिवार का साथ हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। ये कहानी शायद किसी एक व्यक्ति की न हो, बल्कि ये हर किसी के जीवन के किसी हिस्से से जुड़ी हो सकती है, जहां हम अपने रिश्तों को समझने और उनका सम्मान करने के बारे में सीखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन